चलिए, बहुत सुंदर, जी। बहुत सुंदर क्लास रही आदरणीय बहन जी, बहुत सुंदर। आपको बहुत बहुत शाबाश। सभी तालियां बजा करके हमारे आज की योगाचार्य बहन जी का धन्यवाद ज्ञापित करें। और बहुत अच्छा क्लास लिया आपने, बहुत सुंदर। योग क्लास। बहुत अच्छा, थैंक यू मुकेश सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश सर। मुकेश्वर जी का धन्यवाद कि उन्होंने आपको बुलाया और आपने आज हम सबको योग कराया। जी जी, आदरणीय योगाचार्य बहन प्रियतमा सिंह देव, जिला बालंगीर उड़ीसा से आज हमारे योगाहार मंच पर बहुत सुंदर योग की क्लास ली और नया कुछ हमने आज 1141वें दिवस में आज आपसे योग करके बहुत अच्छा लगा, आनंद आया और सबने हंसी खुशी योग कर लिया। और जल्द ही हमारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है और सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामना देते हुए बहुत सुंदर धन्यवाद आदरणीय योगाचार्य बहन, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और आप निरंतर योगाहार कार्यक्रम में आप जुड़िए और भी आप सेवा दीजिए। आप मुकेश भैया से निवेदन करेंगे और बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय मुकेश मालवीय जी का, जिन्होंने आपको आमंत्रित किया और आपके यहाँ उड़ीसा से और भी आपके कोई सहेली होंगी तो उनको भी आप योगाहार मंच पर योग क्लास लेने के लिए आमंत्रित कर सकती है बहन। जी बिल्कुल। जी और मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ और आप जी धन्यवाद। आप जुड़े रहिए और हम अभी द्वितीय सत्र आरंभ करते हैं। प्रथम सत्र हमारा योगाहार का हुआ है और अब हम दूसरे सत्र की तरफ चलते हैं। दूसरा सत्र में हम आहार और जैविक खेती की चर्चा और समाज की चिंता, राष्ट्र की चिंता और भी हमारे जो कि सामाजिक क्षेत्र है उन पर हम चर्चा करते हैं और आज हमारे बीच में हमारे योगाहार सदन में अलग-अलग स्टेट से लोग जुड़े हुए हैं और हम जैविक खेती की चर्चा तो हमारा मेन उद्देश्य है कि लोग खेती की तरफ बढ़े, वो भी जैविक, विष मुक्त खेती करे और विष मुक्त ही ना ले। तो मैं हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय श्री विजय कुमार पवार जी जुड़े हैं, मगर मैं उनका परिचय देने के लिए मैं आदरणीय श्री पवन कुमार सर को सादर निवेदन करती हूँ कि उनका आप परिचय के साथ उनको मंच पर बुलाए जी। जी, नमस्कार सभी को, ओम। और आज की कक्षा बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया तरीके से संपादित हुई है। उसके लिए आज की योग शिक्षिका का बहुत अभिनंदन है। और आज के हमारे मुख्य जो वक्ता हैं श्री विजय कुमार पवार जी, जो महाराष्ट्र से हैं और कृषि विभाग में कार्यरत हैं। तो आज उनका जो सत्र रखा गया है वो इसलिए है कि उनका जो जैविक खेती का किसानों के साथ जो अनुभव है और जो खेती के साथ-साथ उन्होंने और भी बहुत सारे जो कार्य किए हैं और विशेषकर इस वर्तमान परिस्थिति में जब अभी बरसात जो है कई जगह पर नहीं भी हुई है और बहुत ज़्यादा गर्मी इस बार पड़ी हुई है उत्तर भारत में भी और देश के अन्य राज्यों में भी। तो उसके ऊपर अपने अनुभव श्री विजय कुमार जी, विजय पवार जी को आप करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ और मुझे आशा है कि आज
आपके साथ इस योगाहार परिवार का जो आज आपका ये पहला अवसर होगा, इस पे आप लगातार भविष्य में भी जुड़ेंगे, ऐसी मेरी आशा है, कामना है। तो मैं अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए विजय जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। उनसे अनुरोध है कि वो अपना कैमरा भी ऑन कर लें और अपनी बात का, अपने अनुभव को हमारे साथ बताएं। जी विजय जी। खूब खूब धन्यवाद सर जी। सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम, सुप्रभात, ओम नमः शिवाय। आज का जो मुझे अवसर दिया है इस चर्चा सत्र में सम्मिलित होने का, तो ये मैं गर्व की बात मेरे लिए समझता हूँ। इस चर्चा सत्र को शुरू करने के पहले मैं कुछ आवेदन करना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम मेरे जो ज्येष्ठ मार्गदर्शक है, स्नेही और आदरणीय श्री पवन कुमार जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने, उनकी प्रेरणाओं से आज हम इस सेंद्रीय खेती या जैविक खेती में काम कर रहे हैं। हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि इसके पहले जो मेरे किसानों के साथ वार्तालाप होती है तो वो मेरी मातृभाषा में होती है, लेकिन आज मैं आप भारतवर्ष से जुड़े सभी मानवों के साथ हिंदी में वार्तालाप कर रहा हूं। साथ ही में श्रीमती किनीकर मैडम जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे ये पहला अवसर पवन कुमार जी के कहने पर दिया है। सभी को पुनः सादर नमस्कार। आज का जो विषय मुझे दिया है वो विषय है खरीफ मौसम की फसलों के लिए जैविक विधि से खेती की तैयारी। इस कार्यक्रम से जुड़े सभी किसान भाइयों से मेरा ये निवेदन है कि आज समस्त भारतवर्ष की जो खेती की परिस्थिति है उसको, उससे सब ज्ञात है। आप सब जानते हैं कि खेती की जो लागत है वो दिन के दिन भर बढ़ती जा रही है, लेकिन जो उत्पादन है उसमें घट आती जा रही है। उत्पादन हमारा कम होते जा रहा है। तो इसकी चिकित्सा करना यह अब हमारा सबका कर्तव्य है। चिकित्सा ही नहीं तो इसमें सुधार क्या लाना है ये भी हमारा कर्तव्य है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरा जो थोड़ा सा जो ज्ञान है, मैंने जो किसानों के साथ विश्वविद्यालय में जो मुझे जिसके साथ काम करने का मौका मिला, उनके साथ मैं जो सीख सका हूं वो आपके साथ इस चर्चा में प्रकट करूंगा। इस विषय की ओर बढ़ने के पहले मैं अपनी भारत की जो सभ्यता है उस सभ्यता के बारे में कुछ 1-2 मिनट लेना चाहता हूं। भारत का खेती या भारतीय खेती जो है इसका इतिहास 4,500 वर्ष पुराना है, उससे भी ज्यादा पुराना है। अथर्ववेद में भारतीय खेती एवं किसानों के 42 पीढ़ियों का संदर्भ आता है। इससे आप सोच सकते हैं कि दुनिया में सबसे पुरानी खेती परंपरा या खेती की संस्कृति ये भारत से जुड़ी है और इसे आप हम सबको गर्व महसूस करना चाहिए। और इस विषय में एक बात कहना चाहता हूं, जो विषय है खेती, ये विषय छोटा सा विषय नहीं है, ये बहुत बड़ा शास्त्र है और इस शास्त्र को हजारों सालों से इसमें संशोधन चलता आ रहा है, अभी भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। और इस संशोधन के सहारे आज आप ये जरूर इस पड़ाव पर आ गए हैं कि हम इस बात को बहुत ही समझ सके हैं कि खेती, जैविक खेती ही भारत को सक्षम, सुदृढ़ और निरोगी बनाएगी। और इसी प्रयास से हम आगे इस चर्चा को बढ़ा रहे हैं। मेरी किसान भाइयों से एक आवेदन निवेदन है
सब ज्ञात है कि खेती यानी भूमि जो सृष्टि की भूख युगों युगों से पूर्ण करते आ रही है, उस भूमि को हम हमारे संस्कृति में मातृ रूप समझकर पूजा करते हैं। जैविक विधि से खेती करने के पहले हमें भूमि यानी मिट्टी को समझना होगा। मेरा जो चर्चा का जो तरीका है, जो ज्यादा तो स्पीड में नहीं है ना? आवाज नहीं ठीक नहीं से आ नहीं, रही बिल्कुल बढ़िया आ रही है विजय जी, है? बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद सर। आप बीच में मराठी के भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। थोड़ा सा ये मेरा पहला प्रयास है पूरा हिंदी में बात करने का, इसलिए थोड़ा सा शब्द में थोड़ा सा गलती हो सकती है, तो मैं पहले से ही आप सबसे सबसे क्षमा याचना करता हूँ, तो मुझे समझ ले। जैविक विधि से खेती करने से पहले हमें भूमि यानी मिट्टी को समझना होगा। किसान भाइयों, अपनी पूरी संस्कृति में, खेती के संस्कृति में जो मुख्य घटक है वो है मिट्टी। अगर अपन अपनी मिट्टी को नहीं समझ सकेंगे तो हम इसमें बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए मिट्टी ही एक ऐसी घटक है, ऐसी चीज है जिसे हम जैविक खेती में उसको प्रथम स्थान देते हैं, और यही मिट्टी अपने फसलों को उत्पादन बढ़ाने में मदद करती है। और इस मिट्टी को उसका अब सब ज्ञात है, भारत सरकार ने पिछले 5 सालों से सॉइल हेल्थ कार्ड नाम की मुहिम पूरे देश में चलाई थी। उसका मतलब ही यही था सरकार का, केंद्र सरकार का, कि हर एक किसान ने अपनी खेती की जो मिट्टी है उसकी परीक्षण करके वो देखना चाहिए कि अपनी मिट्टी में किस चीज की कमी है, कौन सी चीज पर्याप्त मात्रा में है, और जो कमी है तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं। और ये सॉइल हेल्थ कार्ड का एनालिसिस पूरे भारतवर्ष में केंद्र सरकार की ओर सभी राज्यों में किया गया है। और मुझे ये गर्व होगा कि आप अपने इस चर्चा में सहभागी किसान भाइयों ने भी अपने खेत के सभी मिट्टी का सॉइल हेल्थ का रिपोर्ट बना के रखा होगा। उसकी जरूरत क्या है, अपन ये खेती करते वक्त इस चीज की जरूरत क्या है कि अपनी मिट्टी का परीक्षण करने की जरूरत क्या है, मैं संक्षिप्त में इसके 3 बिंदुओं पे पहले प्रकाश डालना चाहता हूं। यह है, जो मिट्टी का अपन परीक्षण करते हैं तो मिट्टी का गुणधर्म, 3 गुणधर्म मिट्टी के हैं। सर्वप्रथम मिट्टी का भौतिक गुणधर्म है, जो प्राकृतिक रचना होती है मिट्टी की उसे भौतिक गुणधर्म कहते हैं। दूसरा है मिट्टी की रासायनिक गुणधर्म है, जिसमें जो उर्वरक होते हैं उसमें जो भूमि की या मिट्टी का जो पीएच होता है वो उसका उल्लेख होता है। और तीसरा और अति महत्व का जो गुणधर्म है, जिसके ऊपर अपनी पूरी जैविक खेती या कौन से भी प्रकार की खेती आप करते हो वो निर्भर है, वो है उसका जैविक गुणधर्म। ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि जब तक हम अपनी मिट्टी का परीक्षण नहीं करा लेते, उसके अंदर की भौतिक स्थिति, रासायनिक स्थिति और जैविक स्थिति का ज्ञान ज्ञात नहीं कर सकेंगे। इसमें अपन जो जैविक खेती के अंदर जो अपने को आगे जाके प्रगति करनी है, उसके आगे जाकर अपने को चलना है, तो उसको अपन नहीं ठीक तरह से नहीं कर सकते। एक छोटा सा उदाहरण मैं इस स्वरूप में देता हूं कि एक रासायनिक जो घटक है, तो ये माना जाता है मिट्टी के परीक्षण में कि मिट्टी के परीक्षण में एक 2-3 चीज जो प्रमुख सम्मिलित होते हैं वो है पीएच। अपनी भूमि का पीएच कितना है, अपनी मिट्टी का पीएच कितना है, अपनी मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, सेंद्रीय कर्ब उसे मराठी में कहते हैं, या जैविक कर्ब उसे हिंदी में अपन कह सकते हैं। ऑर्गेनिक कार्बन, सेंद्रीय कर्ब, इसे अपन कह सकते हैं। एक सुंदर उदाहरण देता हूं। जो पीएच होता है वो पीएच होता है मिट्टी का 0 से 14 तक। 0 से 14 तक मिट्टी का पीएच गिना जाता है। उसमें पहले 0 से 7 तक का पीएच, वो जो पीएच होता है उसे हम अम्लधर्मी पीएच कहते हैं। और जो
7 से 14 तक होता है उसे अल्कधर्मीय पीएच कहते हैं। लेकिन सही पीएच अपने जमीन का या अपनी भूमि का कितना होना चाहिए, तो वो है 6.5 से 7.5 तक। 6.5 से 7.5 तक। तो किसान भाइयों, अगर अपने जमीन की परीक्षण करने के बाद अगर अपने जमीन का पीएच 7.5 के आगे 1 से भी बढ़ा तो 8.5 हुआ, तो अपने जमीन के अंदर का जो पौधा है, जो फसल है, वो 25% से जमीन में जो उपलब्ध उर्वरक है उसकी मात्रा कम लेती है। एक सादा सा उदाहरण है, अगर पीएच अपने जमीन का 7.5 से आगे बढ़ गया तो वो उर्वरक लेने की जो फसलों की जो क्षमता है वो 25% से घट जाती है। इससे अपने को समझ में आना चाहिए कि अपन अपने जमीन का जो पीएच है उसको एक संतुलित मात्रा में रखना चाहिए, 6.5 से 7.5 तक। तो इसको अगर अपने को ठीक संतुलित रखना है तो इसको अपन जैविक खेती के रूप में उसमें अपन ये बना सकते हैं। और एक दूसरा एक छोटा सा उदाहरण में, जो तीसरा और ये प्रमुख गुणधर्म है अपने मिट्टी का, वो है जैविक गुणधर्म। आपने को ये पता है कि बहुत से अपने किसान भाई यूरिया, सुपर फॉस्फेट का यूज अपनी फसलों के लिए करते हैं। लेकिन किसान भाइयों, जो यूरिया अपन जिसमें नत्र होता है वो अपन अपने फसलों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कौन सी भी फसल इस नत्र को सीधे उठा के नहीं लेती, उसके अन्न रूप में नहीं मिलता फसल को नत्र। तो इस नत्र को नाइट्रेट स्वरूप में रूपांतरित करके पौधा या फसल अपने लिए अपने बढ़ने के लिए इसको इस्तेमाल करती है। तो ये नत्र को नाइट्रेट रूप में बदलने का काम ये जीवाणु करते हैं। और ये जीवाणु कहाँ रहते हैं, तो ये जीवाणु जिस खेती में सेंद्रीय कर्ब, ऑर्गेनिक कार्बन का प्रमाण अच्छा है, उसी में ये जीवाणु कार्य करते हैं। ये जीवाणु ह्यूमस के इस पे अपना निर्वहन करके अपनी जमीन की जो सुपिकता है, जो अपन की उपजाऊ क्षमता है, उसको बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये छोटा सा उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि जैविक खेती को करना है तो अपने को अपनी जमीन की या मिट्टी की परीक्षण करना अनिवार्य है। और अगर आप ये परीक्षण करते हैं तो ही हम इसमें अच्छे तरह से जैविक खेती के आगे बढ़ सकते हैं। ये परीक्षण अनिवार्य है, जिसने किया है इस परीक्षण के अनुरूप अपने खेती में बदलाव कर सकते हैं। जिसने परीक्षण नहीं किया है अभी भी मौका है, वो परीक्षण मिट्टी का कर सकते हैं और उसके अनुरूप जो कुछ भी अपने जमीन की सुपिकता के लिए, जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए अपन इस जैविक खेती में उसमें कर सकते हैं। एक छोटा सा एक अति महत्व है, विषय छोटा है लेकिन अति महत्वपूर्ण विषय है, तो सभी ने इस पे ध्यान रखना चाहिए। ये जो सभी 3 गुणधर्म है, जो 3 गुणधर्म जैविक खेती के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैविक खेती के लिए ये तीनों गुणधर्म अति महत्वपूर्ण है। और इसी वजह से आज का जो विषय है कि जैविक विधि से खेत की तैयारी का जो प्रथम अंग है, तो वो अंग था मिट्टी की जांच करना, जिसके बारे में मैंने आपको अभी थोड़ा सा इस पे चर्चा की है। क्योंकि मिट्टी की जांच से ही अपन जो उर्वरक, जैविक उर्वरक खेत में डालने वाले हैं, वो अपने फसलों को उपलब्ध होने वाला है। इसलिए ये अनिवार्य है कि मिट्टी की जांच होनी चाहिए, सबने करनी चाहिए और उसके अनुसार अपनी खेती में उसका उपयोग करना चाहिए। जब आप जैविक खेती के बारे में बात करते हैं तो उसमें एक किसान भाइयों ने ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें प्रथमतः कौन सी भी रासायनिक चीजों का इस्तेमाल अपने को नहीं करना चाहिए। रासायनिक उर्वरक हो, रासायनिक कीटकनाशक हो या रासायनिक खरपतवार नाशक हो, कि अगर ये डालना अपन छोड़ देंगे, ये चीजों का इस्तेमाल करना अपन छोड़ देंगे,
तभी अपने को जैविक खेती के जो परिणाम है वो दिखने शुरू हो जाएंगे। आज पूरे भारतवर्ष में जहां मैं महाराष्ट्र में काम करता हूं, उस प्रदेश में कुछ ऐसी समस्या आ रही है। उसका एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं कि जो भौतिक गुणधर्म है अपनी जमीन का, वो कैसा प्रभाव करती है अपनी खेती में और अपने पर्यावरण में। आज मैं जिस प्रदेश में काम करता हूं वो मराठवाड़ा प्रदेश है। अगर बारिश जो गिरती है अपनी खेतों में, तो बारिश गिरने के बाद जो रिझाव है पानी का जमीन के अंदर होना चाहिए, तो मेरे प्रदेश में जो रिझाव है तो 6 मिलीमीटर बारिश का पानी प्रति घंटे का रिझाव है। इतना कम रिझाव मेरे जमीन में हो रहा है। उसका कारण क्या है कि रासायनिक उर्वरक का जो अति वापर मर्यादा के बाहर जाकर जो किसानों ने उसका इस्तेमाल किया है, वो इस्तेमाल से जमीन की जो पोत है, नैसर्गिक अपन जो बोलते हैं कि रचना है, वो नैसर्गिक रचना में बिगाड़ आ गया है। इसके वजह से जो पानी का रिझाव अच्छी तरह से होना चाहिए, वो रिझाव 6 मिलीमीटर प्रति घंटा पानी का रिझाव जमीन में मेरे प्रदेश में होता है। अगर ये रिझाव, अगर बारिश एक दिन में 70 मिलीमीटर या एक घंटे में 50 मिलीमीटर बारिश होती है, तो आप समझ सकते हैं कि ये बारिश का पानी जमीन में न जाकर जमीन के बाहर नाले में जाकर जमा हो जाएगा या नदी में जाकर जमा होगा, लेकिन जमीन में अंदर जाएगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो जमीन की मेरी भौतिक रचना है, जो जमीन की मेरी भौतिक संरचना है, उसमें बिगाड़ आया है, वो खराब हो गई है, और उसे अगर आपने को ठीक करना हो तो अपन जैविक खेती को अपना, उसके सिवा पर्याय नहीं है। और इस हिसाब से जो विधि, जैविक विधि है, वो खरीफ पूर्व की, तो अपने को पूर्व से तैयारी करनी होगी। और इस तैयारी को अपन ने सब किसान भाइयों ने शुरुआत की होगी, क्योंकि हम ये कहते हैं कि रासायनिक उर्वरक अगर अपन अपनी जमीन से बंद कर रहे हैं, तो अपने को दूसरा पर्याय अपने जमीन को देना चाहिए। और वो दूसरा पर्याय कौन सा है? तो दूसरा पर्याय है जैविक खाद। अब जैविक खाद की तैयारी, तो रासायनिक उर्वरक तो अपने को मालूम है, बाजार में गए किसी ही विक्रेता के यहाँ से आपने को रासायनिक उर्वरक मिल सकता है, लेकिन जैविक उर्वरक अपने को बाजार से लेना नहीं है। जैविक उर्वरक जो भी है अपने को अपने खेत में तैयार करना है। और ये कौन तैयार कर सकता है? जो भी किसान अपनी खेती करता है, कम से कम उस किसान के पास एक गौ माता, एक गाय होना जरूरी है। आपको पता होगा, एक गाय उस किसान की 1 हेक्टेयर खेती के लिए, जैविक खेती के लिए पूरक है। एक ही गाय जैविक खेती के लिए 1 हेक्टेयर का जो क्षेत्र है, उसको जो उर्वरक लगता है, उसको जो अपने को जैविक निविष्ठा तैयार करनी है, उस निविष्ठा को पूरा करने की क्षमता 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए एक गाय में है। इसलिए जैविक खेती वही किसान कर सकता है, जैविक की खेती वही किसान ने करनी चाहिए जिसके पास कम से कम एक गौ माता, एक देसी गाय अवश्य हो। ये ध्यान में रखना जरूरी है। बाहर से उर्वरक अगर अपन लाते हैं, तो आज जो भारत की खेती की अवस्था है कि अपना ज्यादातर जो आमदनी है वो निविष्ठाओं पे खर्च हो रही है बाहर से। आपको एक उदाहरण देता हूं, अपन रासायनिक उर्वरक बाहर से खरीदते हैं, अपन रासायनिक कीटकनाशक बाहर से खरीदते हैं, रासायनिक खरपतवार नाशक बाहर से खरीदते हैं। तो अपनी जो आमदनी है, ये सब जो निविष्ठा अपन ले रहे हैं, उस निविष्ठा को ऊपर खर्च हो रही है, इसलिए अपनी आमदनी में घट आ रही है या कमी आ रही है। तो इसको अगर आपको संतुलित करना है, तो आपने खेती के लिए जो आवश्यक जो निविष्ठा है, आवश्यक जो खाद है, तो अपने खेत में ही तैयार करना है। तो उसमें अलग अलग पद्धति से अपन अपनी उर्वरक बना सकते हैं अपने फसलों के अनुरूप। आप जिस प्रदेश में हैं, आपके प्रदेश में जो फसल खरीफ की ली जाती है, उस फसल के अनुरूप अपन अलग अलग स्वरूप से आपके पास जो साधन उपलब्ध है, उस साधन के अनुसार आप उसको तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए एक 3-4 खाद बनाने की जो पद्धति है, वो आपको भी ज्ञात होगी।
मैं उस पर ज्यादा सविस्तर में नहीं जाऊंगा कि अपने समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कि गाय के गोबर से बना हुआ कंपोस्ट, गाय के गोबर से बना हुआ कंपोस्ट एक ऐसी पद्धति है जो अपने फसलों के लिए जो उर्वरक लगते हैं इसके अपन अपना पूरा कर सकते हैं। दूसरा है केचुए का खाद, उसको कहते हैं वर्मी कंपोस्ट, जो अपने खेत में जो फसलों के कटाई के बाद जो अवशेष मिल रहते हैं उस अवशेष, मट्टी और जो गोबर है वो गोबर का इस्तेमाल करके, केचुओं का इस्तेमाल करके जो खाद अपन बनाते हैं उसे केचुओं का खाद कहते हैं या इंग्लिश में उसे वर्मी कंपोस्ट करते हैं, उसका भी अपन इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरी बात है जो अति जलद तरीके से अगर आपने को जैविक खाद तैयार करना है, कंपोस्ट तैयार करना है तो वो बीड़ी कंपोस्ट। बीड़ी कंपोस्ट मेरे ख्याल से उत्तराखंड में बहुत प्रचलित है, महाराष्ट्र में विदर्भ इलाके में ये बहुत प्रचलित है। बीड़ी कंपोस्ट यानी बायोडायनेमिक्स कंपोस्ट, बायोडायनेमिक्स यानी जैव ऊर्जा के रूप में खेती करने की जो पद्धति है वो बायोडायनेमिक कंपोस्ट है। तो उसका भी इस्तेमाल, वो बायोडायनेमिक्स का इस्तेमाल अपन खाद निर्मित में, वो कंपोस्ट निर्मित में कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तीसरा है हरी खाद। हरी खाद यानी ऐसी खाद खरीफ या खरीफ की फसलों के पहले अगर अपने पास सिंचाई की सुविधा हो तो ढिंचा जैसा, बोरू जैसा या ताग जैसा जो पीक है, जो फसल है, उसको लेना और जो फूल अवस्था में जब ये पीक आता है, ये फसल आती है तो उसे जमीन में गाड़ना। उसके वजह से जमीन में जो आवश्यक सेंद्रीय कर्ब है, नत्र की मात्रा है या आवश्यक जीवाणु की मात्रा है वो बढ़ने में मदद होती है। तो ये नैसर्गिक हरी खाद का उपयोग अपन कर सकते हैं। इसके लिए पूर्व तैयारी होनी चाहिए। आज अपन खरीफ की तैयारी कर रहे हैं तो आज अपन हरी खाद का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसमें हमें ग्रीष्म ऋतु में उसकी तैयारी करनी चाहिए थी। तो ये जो 3-4 प्रकार की जो खाद है, बीड़ी कंपोस्ट खाद, गोबर का खाद, केचुए का खाद, ये खाद पूर्व तैयारी करके आप खरीफ के इस फसलों में अपने फसल अनुसार, उसकी जरूरत के अनुसार उसकी मात्रा निर्धारित करके अपन उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसान है, बशर्ते आपके पास एक ही चीज की मैं पुनः उसको कहूंगा कि हर एक किसान के पास एक देसी गाय रहना जरूरी है, जो अपने 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए जो खाद अपने को चाहिए उसकी मात्रा पूरी कर सकती है। जो खेती की तैयारी का जो दूसरा अंग है, जैविक खेती की तैयारी का जो दूसरा अंग है फसलों के पहले, वो अपन जमीन की जुताई है। हिंदी में जुताई है या हम मराठी में उसे मशागत कहते हैं। आज तक हम ये सुनते आ रहे हैं, विद्यापीठों में भी ये जो कृषि विद्यापीठ है उस पे भी यहाँ पे चर्चा होती है कि जमीन की जुताई अच्छी तरह से करनी चाहिए, जैसे कि उसको उसकी प्लो के सहायता से उसकी नांगरनी हो, उसकी वखरनी हो, वो अच्छी तरह से करनी चाहिए। लेकिन पिछले कुछ सालों से इस पर भी अनुसंधान होते आ रहा है। कुछ शास्त्रज्ञ हैं, कुछ किसान भाई है जो अभ्यासपूर्ण इस निष्कर्ष पे आए हैं कि ज्यादातर जुताई करने से, बार बार जुताई करने से अपनी जमीन की जो नैसर्गिक पोत है, संरचना है, कि जो नैसर्गिक ढांचा है उसमें बिगाड़ आया है। जो सुपीक या उपजाऊ जमीन है, उपजाऊ मिट्टी है, उस उपजाऊ मिट्टी का कम होना ज्यादा जुताई का परिणाम है। इसलिए अगर आप कृषि विद्यालय, कृषि महाविद्यालय से जुड़े हो, कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हो, तो आपको पता चलेगा कि शास्त्रज्ञ ये कहते हैं कि अच्छी तरह से जमीन की जुताई होनी चाहिए। लेकिन कुछ किसान भाइयों ने संशोधन करके
और चर्चा करके और खेती में उसका प्रयोग करके ये सिद्ध किया है कि ज्यादा जुताई से जमीन की जो सुपीकता है, जमीन की जो उपजाऊ क्षमता है, वह कम होती जा रही है। इसलिए ज्यादा जुताई करने से पहले जितनी हल्की हल्की जुताई हो वो ठीक है। कि बार बार उसका कारण भी है कि ज्यादा जुताई क्यों करना पड़ रहा है कि रासायनिक उत्तर भारत में स्थिति ऐसी है कि बहुत अच्छी तरह से पानी उपलब्ध है सिंचाई के लिए, खेती के लिए, इसलिए पानी है तो उत्पाद बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरक का मात्रा खूब ज्यादा किसान इस्तेमाल करते हैं। वही परिस्थिति मेरे प्रदेश में है, जहां पानी है वहां रासायनिक खतों का या उर्वरकों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा प्रमाण में होता है। तो आज हम ये इस स्थिति में आए हैं कि पहले बैल के साथ अपन जुताई करते थे, उसे हमारे इधर बड़ी नांगर कहते थे, बैल के साथ। आज बाद में यांत्रिकीकरण होने के बाद, टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद ट्रैक्टर आए हैं, और ट्रैक्टर में पहले 25 हाउस पावर का ट्रैक्टर यूज करते थे, अब हम 55 हाउस पावर का ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं। उत्तर भारत में पंजाब जैसे प्रदेशों में 70-80 हाउस पावर का ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं। ये समझना चाहिए कि ये ट्रैक्टर जहां बैल से जुताई होती थी, एक बैल जोड़ी से अच्छी जुताई होती थी, वहां पर 25 हॉर्स पावर से 75 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर इस्तेमाल हो रहा है। तो ये आपने को एक साइन है, एक इंडिकेटर है कि अपनी जमीन में कड़कपना या जमीन कठोर बनती जा रही है। क्यों बनती जा रही है? पानी का ज्यादा इस्तेमाल के साथ साथ अधिक उत्पाद लेने के लिए रासायनिक खत उर्वरक का ज्यादा इस्तेमाल, इसके वजह से जमीन कठिन बनती जा रही है। और जब जमीन कठिन बनती है तो उसमें से जो उत्पादन है वो घटते जा रहा है और अपना खर्च बढ़ते जा रहा है, अपनी लागत बढ़ती जा रही है। तो ये समझना होगा, अगर इसको संतुलित करना है, इसको सही स्तर पर लाना है, पुराने स्तर पे अगर इसको लाना है कि बैल के साथ या बैलों के साथ ही उसकी जुताई पर लाना है, तो अपने को रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल बंद करना चाहिए। कम नहीं, मैं तो कहता हूं बंद करना चाहिए। और हम इसको जैविक विधि में जो कोई खाद का जो अलग अलग खाद के जो कंपोस्ट के प्रकार है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए कि जिसके वजह से जो नैसर्गिक प्राकृतिक मिट्टी की रचना है वो बनी रहे और अपने फसलों को इसका ठीक तरह से उपयोग होना चाहिए। इसलिए एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं कि एक महाराष्ट्र में एक जहां पे धान लिया जाता है, जिसमें पैडी कहा जाएगा या चावल कहा जाएगा, जो धान है वो धान लिया जाता है। तो एक 2-3 जिलों में एसआरटी नाम की एक तकनीक कुछ किसानों ने उसको डेवलप किया है। वो एसआरटी तकनीक वहां के जो किसान है उन्होंने उसको धान के हिसाब से ही नाम रखा है, सगुना राइस टेक्नोलॉजी। उसमें क्या करते हैं किसान, लेकिन ये जैविक तकनीक नहीं है। उसमें किसान क्या करते हैं कि उसमें एक ही बार में जैविक खादों का इस्तेमाल करके बेड़ बनाया जाता है और उस बेड़ पर धान की बुआई की जाती है। और बुआई करने के बाद उस पर किसी ही प्रकार के जमीन को हिलाया नहीं जाता। अपन जो निंदनी करते हैं उसको वीडिंग वगैरह जो करते हैं, तो वीडिंग वगैरह कुछ करते नहीं, जमीन की रचना को वो बिल्कुल हिलाते नहीं। वो क्या करते हैं कि उसको रासायनिक खरपतवार नाशक वीडीसाइड का, हर्बिसाइड का इस्तेमाल करके उस जो खरपतवार आते हैं उस खरपतवार को वो नष्ट करते हैं, लेकिन वो उसमें से निकालते नहीं है। ऊपर का खरपतवार नष्ट हो जाता है, जमीन के अंदर का जो खरपतवार जो उसकी जड़ें है वैसे ही रह जाती है। और जो जमीन के अंदर सूक्ष्म जीवाणु है वो सूक्ष्म जीवाणु उस जड़ों को उसका डिकम्पोजिशन, उसको विघटन करने में मदद करता है। इस वजह से वो बेड़ सालों साल तक उसी बेड़ पर बुआई करना, उस बेड़ को बाद में नया बनाने की जरूरत नहीं। तो ये टेक्निक महाराष्ट्र के जहाँ पे धान की खेती कोकण विभाग में हो रही है, तो किसान वो एसआरटी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये पूरी तरह से 100% जैविक तकनीक नहीं है, वो
रासायनिक खरपतवार का इसमें इस्तेमाल करते हैं। एक उदाहरण तौर पे बता रहा हूं कि जमीन की संरचना को बगैर खराब करते हुए खेती की जा सकती है। ज्यादा जुताई से जमीन की जो उपजाऊ क्षमता है वो नष्ट हो रही है, ऐसा अपने को संशोधन में सामने आ रहा है। इसलिए बहुत सारे किसान भाई इस बात पे आगे चल रहे हैं कि अपन खेती पद्धति में थोड़ा सा बदल करना चाहिए। दूसरा एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, इसका आगे भी उसका दूंगा कि जैविक विधि में मिट्टी के जैविक गुणधर्मों को बढ़ाने के लिए 3 साल में एक बार किसी एक हंगाम में, खरीफ हो या रबी हंगाम में हो, हरित फसलों का खाद बोल के इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। फसलों की आवश्यकता अनुसार जो जैविक विधि द्वारा खाद की निर्मित करना है, उसे जमीन की जुताई करने के बाद फसलों में फसल बोई जानी चाहिए। पहले जैविक विधि से खाद की निर्मित करना है। जब फसलों को बुआई के पहले जो अपन जुताई जमीन की जुताई करते हैं, तो मशागत करते हैं, तो उस वक्त उसको जो खाद है उस खाद का अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हो गई प्राथमिक अवस्था। प्रथम अपन ने क्या किया है कि जमीन की परीक्षण किया है, जमीन की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणधर्म क्या है उसका ज्ञात किया है। उसके बाद जो फसल अपन खरीफ को लेने वाले हैं, वो फसल की अन्न द्रव्य की जरूरत कितनी है, उर्वरक की जरूरत कितनी है, उस उर्वरक को जैविक विधि से अपन बीडी कंपोस्ट हो या गोबर का कंपोस्ट हो या केचुए का कंपोस्ट हो या हरा कंपोस्ट हो, उस हिसाब से अपन ने बना के रखा है और वो अपन जुताई के वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो उसको फसल अपन जो लेने वाले हैं, तो जैविक विधि में जैसा रासायनिक विधि में बीज प्रक्रिया नाम का जो घटक है, बीजों को संस्कार करने का जो घटक है, वैसा ही जैविक विधि में बीज संस्कार नाम का घटक है। ये बीज संस्कार करना जरूरी है। वो जैविक विधि में हर एक किसान ने उसको सम्मिलित करना चाहिए। बीज संस्कार बोले तो क्या है, अपन जो बीज बोने के लिए लेने वाले हैं, कौन से भी फसल का हो, उस बीज को एक जैविक विधि से एक द्रावण तैयार करके उस पर इस्तेमाल करना चाहिए बुआई से पहले, और वो उस पे उस द्रावण को इस्तेमाल करने के बाद ही अपन अपने बीजों का बुआई करनी चाहिए। तो उसे बीजामृत कहा जाता है हमारे प्रदेश में। बीजामृत बीज संस्कार के लिए, बीजों के ऊपर जो संस्कार अपन करने वाले हैं उसे बीजामृत कहा जाता है। उसे बनाने की विधि एक संक्षिप्त में मैं बताऊंगा, क्योंकि उतना वक्त अपने पास नहीं है, जिसमें 100% उगाई हो सकती है। उसमें अपने को पानी लगेगा 20 लीटर, देसी गाय जो है उसका गोबर लगेगा 1 किलो, जो देसी गाय है उसका गोमूत्र लगेगा 1 लीटर, गाय का दूध वो लगेगा, देसी गाय का दूध लगेगा 100 मिली, और बरगद का जो पेड़ है, बड़ का पेड़ है, उसकी मिट्टी लगेगी, उसके नीचे की मिट्टी लगेगी 100 ग्राम, और जो चूना होता है उसे कड़ी का चूना बोलते हैं, तो वो चुनखड़ी वाला चूना होता है, तो वो 50 ग्राम लगेगा, और 10 ग्राम हींग लगेगा। 20 लीटर पानी में ये सब जो द्रव्य है वो सब उसमें मिलाने हैं अच्छी तरह से, और उसको एक स्टील के बर्तन में लेना है, अच्छी तरह से उसको एक स्टील के बर्तन में लेके उसको मिलाना है और 24 घंटे के लिए रख देना है। 24 घंटे के बाद जिस दिन अपने को बुआई करनी है, अपने जो बीज है उसके ऊपर अपने को इसका छिड़काव करना है, हल्के हाथों से उसको नीचे ऊपर करना है बीजों को, कि सही मात्रा में 100% ये बीज अमृत अपने बीज को लगे। इसका फायदा ये होता है कि उसकी जो जमीन के अंदर बीज बोने के बाद उसकी जो उगवन क्षमता है वो 100% तक जा सकती है। दूसरी बात, बोने के बाद जमीन में जो प्राथमिक अवस्था में जो कीटक होते हैं, जो बीजों को या अपनी फसल को नुकसान करते हैं, तो वो नुकसान नहीं होता है। और तीसरा, बीज अंकुरित होने के बाद उसकी जो ये है जो डेवलप होता है वो अति शीघ्र वो रिस्पॉन्स करता है भूमि से, भूमि के अंदर जो अपन उर्वरक, जैविक उर्वरक डाले उससे। इसलिए
बोने के पहले हर एक बीज को बीज संस्कार करना जरूरी है। इसके लिए अपन बीज अमृत ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये आ गया, जैविक खाद बना लिए, जमीन की आवश्यकता अनुसार जुताई कर लिए है, बीजों को अपन ने बीज अमृत से संस्कार कर लिया है। अभी अपनी फसल अपन ने बो दी है, फसल बोने के बाद फसल उगाई है। इसके बाद आवश्यकता अनुसार, जैसा ही हम कहते हैं कि जैविक खेती में रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो उसके बदले में हम उसको जो जैविक खेती विधि में बताई गई है वो खाद का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको अच्छा उत्पाद अपनी फसलों से लेना है, अपने फसलों से अच्छा उत्पादन निकालना है, तो उसके लिए रासायनिक उर्वरक का जो पर्याय है जैविक उर्वरक, उसका इस्तेमाल करना जरूरी है। क्योंकि आज की स्थिति में हमारी जमीन की जो जैविक गुणधर्म है वो पूरी तरह से नष्ट हुआ है, और वो नष्ट हुआ वाला जैविक उर्वरक, उसका ऑर्गेनिक कार्बन अगर उसको बढ़ाना है तो जैविक खाद का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। उसके लिए जब फसल अपनी खेत में खड़ी है तो उस फसल के अनुरूप, उस फसल के कालावधि के अनुरूप, उसके उत्पादन के अनुरूप, उसके फल के अनुरूप अपने को जीवामृत जैसा एक खाद है, तरल खाद है, वो जीवामृत जैसा तरल खाद अपन बना सकते हैं और वो बना के अपने खेत में अपन दे सकते हैं। तो जीवामृत मेरे को ये बोलना चाहिए कि सभी किसान भाइयों को, खासकर महाराष्ट्र के जो किसान भाई जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, उनको जीवामृत के बारे में उन्हें सुना होगा, बहुत किसान इसका इस्तेमाल भी करते होंगे, उत्तर भारत में भी इसका प्रसार हुआ है। जीवामृत एक ऐसी विधि है, वो संक्षिप्त में बताऊंगा कि 200 लीटर सीमेंट की टंकी लेना है, 200 लीटर क्षमता वाली, पानी की क्षमता वाली सीमेंट की टंकी लेना है, उसमें 170 लीटर पानी लेना है। 170 लीटर पानी लेने के बाद उसमें 20 किलो देसी गाय का गोबर, 10 लीटर गाय का गोमूत्र, 2 किलो काला गुड़ का पाउडर या गुड़ हो उसको बारीक करके पाउडर, 2 किलो किसी भी दाल का आटा, चने की दाल हो, हरहर की दाल हो, उसका आटा, बाद में बरगद के पेड़ के नीचे की मट्टी 2 किलो, और जो बोरवेल है वो बोरवेल में से जो मट्टी निकलती है बोरवेल करते वक्त, तो वो मट्टी 2 किलो। ये सभी पदार्थ 170 लीटर पानी में एक एक करके डाल के अच्छी तरह से घोले, अच्छी तरह से मिलाए। वो कम से कम दाएं से बाएं आधा घंटा उसको मिलाए, उसको एक लकड़ी के सहारे घुमाए, अच्छी तरह से उसके अंदर एक भौरा तैयार हो उस तरह से घुमाए, बाद में बाएं से दाएं और आधा घंटा घुमाए, और इसे ढक के रखना है 7 दिन के लिए। और 7 दिन में 2 बार ये ढक्कन खोल के उसे फिर से दाएं से बाएं और बाएं से दाएं और उसको घुमाए। 7 दिन के बाद जो अपने को खत मिलेगा वो खत रहेगा जीवामृत खत। जीवामृत में ही उसमें है कि जिसके अंदर जीवाणु है, जीवाणु सम्मिलित हुए हैं, वो खत, वो 200 लीटर खत 1 एकड़ क्षेत्र के लिए पर्याप्त है। अगर आपका क्षेत्र 1 एकड़ से ज्यादा है, 2 एकड़ है, तो आपको जीवामृत की टांकियां 1 से 2 करनी चाहिए। जितना क्षेत्र ज्यादा है उतनी टंकी आपको बढ़ानी चाहिए। और जिस अवस्था में खत की जरूरत है, जिस अवस्था में अपन रासायनिक उर्वरक अपने फसलों को देते हैं, उस अवस्था में अगर अपन जीवामृत देंगे तो उसको फसल को जो आवश्यक खत है वो मिलेगा। खत के साथ साथ जीवाणु मिलेंगे, जो जीवाणु जमीन में जो उर्वरक है अपनी फसलों को उपलब्ध करके देते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए? कम से कम बारिश होने के बाद जमीन थोड़ी सी गीली हो, उसमें हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में कहते हैं वापसा परिस्थिति, तो गीली हो कि उस वक्त अपन जमीन में जा सकते हो, बारिश रुकने के बाद जमीन में घूम सकते हो, उस वक्त हम इस जीवामृत का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके परिणाम अच्छी तरह से आएंगे। ऐसे ही बात उसको आगे मैं बढ़ाता हूं कि जैसे उर्वरक, जैविक उर्वरक की बात हम करते हैं, उसी तरह जैविक कीटनाशक भी अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बहुत सारे पर्याय जैविक विधि में अपने को उपलब्ध है, जिसका एक है 10 परनियार। ऐसे 10 वनस्पति के पत्ते अपने को लेने चाहिए जो पत्ते बकरियां नहीं खाती है।
जो पत्ते बकरियां खाती नहीं है, वो 10 वनस्पति के पत्ते एक साथ अगर लाते हो, उसको बारीक करके उसको 10-30 दिन तक उसको अपन फर्मेंटेशन के लिए रख देते हो, तो वो जो पत्ते से जो छानने के बाद जो अर्क निकलता है उसको दशपर्णी अर्क कहते हैं। और ये अर्क हम अपने फसल के ऊपर जो अली आती है या कीटक आते हैं, तो जो रस शोषण करने वाले कीटक हो, जो फल खाने वाले कीटक हो, फलों के पौधों के पन्ने पान खाने वाले कीटक हो, उसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन से 10 वनस्पति अपन इसमें है? वो 10 वनस्पति है सीताफल, नीम, पपई, निर्गुड़ी महाराष्ट्र में कहते हैं, रुचकी जो हम भगवान हनुमान को जो माला पहनाते हैं उसके पत्ते को रुचकी कहते हैं, करंज है, घानेरी है, गुलवेल है, गुलेठी, बाद में कनेर है, एरंड है। और ये 10 पत्तों को 2-2 किलो की मात्रा में एक साथ लेने से, उसको बारीक करने से पानी के अंदर 150 लीटर पानी के अंदर इसको बारीक करके 30 दिन के लिए रखना है। और उसमें उसके साथ 5 लीटर उसके अंदर गोमूत्र ही डालना है। ऐसे ही जैसा ये बात की है हमने दशपर्णी अर्क की, उसी तरह नीमार्क है। जो नीम के बीज होते हैं, कड़ू नीम के जो बीज होते हैं, उससे हम नीमार्क कहते हैं। अभी ये जून का महीना है, तो हर एक नीम के पेड़ को उसके बीज आए हुए हैं, वो बीज के ऊपर का आवरण निकाल के उसके बीजों को सुखा लेना है। सुखा लेने के बाद उसको उसका पाउडर बना लेना है। पाउडर लेने के बाद अगर 5% अपने को नीमार्क बनाना है, तो 20 लीटर पानी में 5 किलो पाउडर 24 घंटे के लिए भिगो के रखना है। भिगोने के बाद उसको छान लेना है, और जो पानी है उसको अपन 180 लीटर पानी में मिलाना है। तो ये 200 लीटर का द्रावण 1 एकड़ के लिए अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है इसमें? नीम के अंदर जो एज़ाराइटिन जो नाम का घटक है, वो अपने को दवाई के रूप में काम आता है। इससे जो अपने फसलों पर जो कीटक आते हैं, वो कीटक दूर जाते हैं, क्योंकि इसका जो कड़वा जो ये है एहसास है, तो वो फसल को खाते नहीं, वो भूखे मर के ये कीटक मर जाते हैं। दूसरा है मिर्ची का अर्क। जो ताजी हरी मिर्ची होती है पेड़ पे लगी हुई, उस अर्क का भी अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन है, लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पास जो शेवंती नाम का फूल है, सफेद शेवंती नाम का फूल है, उसका भी अपन इस्तेमाल अपन औषधि के रूप में कर सकते हैं। जो छाछ है, जो मक्खन निकालने के बाद जो रहने वाला छाछ है, अंग्रेजी में उसे बटर मिल्क कहते हैं, या मराठी में उसको ताक कहते हैं। इस ताक का भी, छाछ का भी इस्तेमाल हम औषधि के रूप में अपने फसलों पे करते हैं। तो ये इस्तेमाल करने से किसानों को ये पर्याप्त ये मिल जाता है, पर्याय मिलता है कि रासायनिक दवाइयों के बदले, रासायनिक कीटकनाशक के बदले अगर आपको पर्याय होना चाहिए, तो जैविक विधि से निर्मित कीटकनाशक हम घर में बना सकते हैं। और ये बनाए हुए कीटकनाशक अपने फसलों के अगर इस्तेमाल करेंगे, तो अच्छी तरह से उसको अपन अपने इसमें उसके परिणाम अपने फसलों पे दिखेंगे। जैविक फफूंदीनाशक है। जो जैविक फफूंदीनाशक आहे, जो जैविक वो एक प्रकार की फफूंदी है, उसका इस्तेमाल अपन कर सकते हैं। मेटेराजियम नाम की फफूंदी है, बिवेरिया नाम की फफूंदी है, वर्टिसिलियम नाम की फफूंदी है। ये फफूंदी अपने फसलों पर अगर इस्तेमाल करते हैं, तो अपने फसलों पर आने वाले जो कीटक है, आली है, जो रस शोषण करने वाली कीड़ी है, उस पर अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी लागत एकदम कम है। कम लागत में अच्छे परिणाम इससे मिलते हैं। इसके वजह से 2 कामें होती है। एक तो रासायनिक कीटकनाशकों का इस्तेमाल करने पर अपना होने वाला जो खर्चा है वो कम होता है। दूसरी ओर इसका इस्तेमाल करने से जो पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, पर्यावरण दूषित हो रहा है, मनुष्य को पर्यावरण में अपने शरीर में रासायनिक का अपने ऊपर जो परिणाम आ रहा है, उसको भी अपन कम कर सकते हैं। ऐसे इस स्वरूप से इसका अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से खरीफ की जो फसल है,
वो जैविक विधि से अपने खेतों में ये चीजें अगर अपन लागू करते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं। छोटी सी बात एक संक्षिप्त में टाइम का हिसाब रखते हुए मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में अगला विषय थोड़ा सा लेना चाहता हूं कि बढ़ती गर्मी में खेतों के लिए जल प्रबंध कैसा करें। किसान भाइयों, जैविक खेती में इसको बहुत महत्वपूर्ण ये बात है कि खेतों का जल प्रबंध कैसा करे। तो सबसे अच्छा कारगर 100% जो उसको परिणाम दिखाता है वो है जमीन को आच्छादित करना, जमीन को या भूमि को, मिट्टी को ढक के रखना। तो कैसे ढक के रख सकते हैं? तो जो फसलों का अवशेष है वो अवशेष जमीन से निकालना नहीं है, जमीन पर ही रखना है। और वो अवशेष रखने से जो धूप वजह से अगर बारिश कम हुई तो जमीन में से जो बाष्पीभवन होने वाला है वो बाष्पीभवन की प्रक्रिया रुक जाती है, कम होती है, और जमीन के अंदर का जो पानी है वो पानी वहीं पे स्थिर रहकर उसको अपने फसलों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आच्छादन, आच्छादन दोन स्वरूप का है। मैंने पहले कहा जैसा कि फसलों के अवशेष का इस्तेमाल करें, और दूसरा जो अपन जो सब्जियां उगाते हैं किसान भाई, तो वो प्लास्टिक की मल्चिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके वजह से बढ़ती गर्मी में भी अपन जल प्रबंध कर सकते हैं। तीसरा है सिंचाई का माध्यम। तो सिंचाई में ऐसा ध्यान में आया है कि बहुत किसान जिसके पास अच्छी तरह से पानी की उपलब्धता है, तो वो किसान पूरा खेत जरूरत न होने पर भी पानी से लबालब कर देते हैं। तो ऐसा करने से जमीन की जो परत है वो तो खराब होती है। इसके लिए क्या करना चाहिए कि जो सिंचन सुविधा है, सिंचाई की जो सुविधा है, उसमें अपने को ड्रिप इरिगेशन, ठिबक का इस्तेमाल करना चाहिए। और गेहूं जैसी फसल हो या बड़ी फसलें हो तो उसके लिए कांदे जैसी फसल हो, उसके लिए अपन स्प्रिंकलर जैसी इस्तेमाल कर सकते हैं, माइक्रो स्प्रिंकलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठिबक स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करने से पानी की मात्रा कम लगेगी, और जो पानी अपन फसलों को दे रहे हैं इस माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से, तो उसका 100% इस्तेमाल फसल अपने लिए कर सकता है। एक तो पानी की बचत होती है, फसल जमीन खराब नहीं होती है, और जो पानी अपन सिंचाई ठिबक से और स्प्रिंकलर से देते हैं तो इसका इस्तेमाल फसल 100% करती है। इसके वजह से जमीन की जो परत है वो भी अच्छी तरह से रह सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है कि जमीन को ढक के रखना। और कैसे ढक के रखना है? तो जो फसलों का जो अवशेष है उस अवशेष का इस्तेमाल करके अपन जमीन को ढक के रखते हैं। इसलिए जमीन में से जो पानी बाहर जाने वाला है सूर्य की ताप से, वो नहीं जाएगा, बाष्पीभवन नहीं होगा, और जमीन की जो नमी है वो नमी बरकरार रहेगी। एक छोटा सा प्रयास है मेरा, पहली बार हिंदी में आपके साथ इस चर्चा को सम्मिलित होने का, चर्चा में भाग लेने का। तो मैं आदरणीय पवन कुमार जी को निवेदन करता हूं कि समय थोड़ा है, अगर किसी को इसमें कुछ प्रश्न वगैरह हो तो वो मेरे साथ चर्चा कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि समाधानकारक आपको उसका उत्तर दे सकूं। जी, जी, धन्यवाद विजय जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से आज आपका जो पहला प्रयास है, वो भी बहुत सुंदर रहा है। आपने बिल्कुल बहुत अच्छी भाषा में, मतलब हिंदी का पूरा उपयोग करते हुए अपना संबोधन किया। हमारे बहुत सारे किसान और साथी अभी महाराष्ट्र से भी हैं, हैंड भी रेज़्ड हैं। प्रणाली जी का सिंधुदुर्ग जिले से हैं, और इसके अलावा हमारे बहुत सारे किसान इसमें सारी या इसमें से कुछ पद्धतियों जो आज आपने बताई है, उनका उपयोग भी कर रहे हैं, उसके भी अपने अनुभव हैं। लेकिन आपका जो अभी व्याख्यान है ये अभी पूर्ण नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी आपके पास बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए हैं। तो हम और भी दिन आपके साथ जो वार्ता है, अभी तो व्याख्यान रहा है कि एक तरफ़ा रहा है, लेकिन हमारे हाँ, जब ये साथी बरोबर. प्रश्न पूछेंगे और अपने अनुभव भी बताएँगे, तो उससे आपको भी जानकारी मिलेगी। ये मंच जो है इसी प्रकार के आदान-प्रदान करने का, विचारों के आदान-प्रदान करने का, और अच्छी चीज़ जो है उनको बार-बार सुनने के लिए है। क्योंकि जो आपने चीज़ें बताई वो हमारे बहुत सारे साथियों को जानकारी है, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं,
लेकिन जब हम कोई भी चीज को सुनते हैं तो उसका एक हर एक व्यक्ति का अपना एक जो अनुभव है वो सामने निकल के आता है। आज आपने अपने अनुभव और अपनी बातें बताई हैं और इसका हम जरूर चर्चा भी करेंगे। हैंड रेज प्रणाली जी का है, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि वे अनम्यूट होकर के अपनी बातें कहें, अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। प्रणाली जी। नहीं, नहीं, सॉरी, मेरे गलती से हुआ है वो। समस्या तो नहीं, सब समस्याओं का समाधान आदरणीय विजय जी ने किया है और बहुत ही सुंदर और ओघवती शैली में उन्होंने अपना निवेदन दिया है, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद विजय जी। ओम प्रणाम। धन्यवाद जी मैडम जी। प्रणाली जी। जी धन्यवाद। मैं ओंकार नाथ जी का हैंड रेज हुआ है और उसके बाद रमेश चंद मेहरा जी एक एक करके अनम्यूट होकर के अपनी बात पूछें। जी नमस्कार सर, नमस्कार। मुख्य अतिथि जी को नमस्कार। मैं ओंकार नाथ पलामू झारखंड से हूँ और सर मेरा समस्या है केला की खेती सर पिछला साल से 2 साल से कर रहा हूँ सर। और पिछले साल मेरे केला में जैसा कि यूट्यूब आदि से जानकारी इकट्ठा किए तो उसमें जैसा कि लक्षण था उसके आधार पर पनामा बिल्ट बताएगा कि फंगस के चलते पूरा केला का पौधा मेरा सूख गया था। तो ये फंगस का प्रॉब्लम है क्या है पता नहीं चल पाया, लेकिन जैसा कि और सब बताया कि फंगस का प्रॉब्लम है। तो जैविक तरीके विधि से इसमें क्या हम कर सकते हैं? इसके लिए हम अभी और प्लांटेशन केला का हम बढ़ाना चाहते हैं अभी। तो हम खेत अगर फंगस है तो फंगस को हम फंगस फ्री कैसे करें खेत को? उसके लिए जैविक विधि क्या है? थोड़ा सा इसके बारे में हमको जानकारी दें। या फंगस पकड़ ले तो उसके लिए क्या समाधान करें जैविक विधि से? जी सर। बहुत धन्यवाद सर जी। आपका जो प्रश्न है, एक प्राथमिक स्वरूप में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब अपन रासायनिक खेती करते हैं तो उस वजह से सर्वप्रथम अपनी खेत की जो मैंने पहले कहा था कि जो रचना है उसमें बिगाड़ आता है। और जैविक खेती का सबसे अच्छा जो परिणाम है वो ये है कि जो फसल अपनी होती है वो फसल में उसको नैसर्गिक तरीके से उसके अंदर एक वो इतनी सशक्त बनती है नैसर्गिक तरीके से कि जो फसल पे आने वाली जो कीड़ रोग है उसको वो खुद ही से नियंत्रण करती है। वैसे ही आपके जो केली की जो आपने समस्या बताई है, तो जो फंगस आता है, तो अगर आपकी जमीन की, मैंने शुरुआत का जो विषय लिया था कि जमीन की परीक्षण करने के बाद जो उसकी भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणधर्म है उसको अगर आप उसको संतुलित करने का प्रयास करेंगे तो बहुत एक 50% तक आपकी इस समस्या को भी कम किया जा सकता है उसको। और जब ये जो फंगस है, फफूंद आप कह रहे हैं, उसके लिए जो ताक है, छाछ है, आप छाछ ताक है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका एक देसी ये है रेमेडी है। तो अपन क्या कर सकते हैं कि जो छाछ है वो छाछ भी कौन सा चाहिए ये ध्यान में रखना चाहिए। मैंने हर एक 5 मिनट के बाद कहा है कि देसी गाय के दूध से बना हुआ छाछ, अगर वो छाछ 20 लीटर लेते हो, उसे 20 लीटर में लेना है। 20 लीटर लेने के बाद उसमें तांबे की एक चीज हो, कौन सी भी आपके पास, आपके घर में कौन सी भी तांबे की एक चीज हो, तांबा नाम का मेटल होता है वो, उसमें ग्लास हो या लोटा हो या आपके पास रॉड होगा तांबे का तो वो भी चलेगा। वो उसमें डुबो के रखना है। उसमें आप उसको 20 दिन तक डुबो के रखना है। 20 लीटर छाछ में 20 दिन तक वो तांबे की चीज को डुबो के रखना है। उसके बाद जब 20 दिन होंगे तो वो तांबे की चीज निकाल लेना है और जो छाछ है उसको फफूंदीनाशक के रूप में, दवाई के रूप में अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका इस्तेमाल कैसा करना है कि 10 लीटर जो पानी लेंगे अपन उसको स्प्रे करने के लिए, तो उसमें 100 मिली ये जो छाछ है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अभी परिस्थिति को आप समझिए कि जो फफूंद है, जो फंगस के स्वरूप में हो या अपने फसलों में वायरस के स्वरूप में आने वाला जो विषाणु है, तो उसको आने के बाद कोई भी चीज हम रोक नहीं सकते। इसीलिए उसको अब अंग्रेजी में एक कहावत है
कि प्रिवेंशन तो बेटर देन क्योर, कि रोग होने के बाद इलाज करने से बेहतर है कि हम निरोगी रहते वक्त शरीर को अच्छी तरह से रखें। तो उसे ही फफूंद के बारे में या वायरस के बारे में, इसके बारे में अपन कर सकते हैं। कहीं भी एक ठराविक अंतराल के बाद अपने जो कीली का जो आपका फसल है उसके ऊपर ये छाछ से बना हुआ जो द्रावण है उसका छिड़काव करे, तो मेरा ये अनुमान है कि लगातार एक 15 दिन के अंतराल के बाद या 20 दिन के अंतराल के बाद अगर आप ये छिड़काव करते हैं पौधे की प्राथमिक अवस्था से, तो जो फफूंद आने वाली है वो फफूंद आएगी नहीं, उसका वो रुक जाएगी। लेकिन वो फफूंद अगर आई तो भी, अगर आप जैविक खेती करते हो तो जैविक खेती में इतनी क्षमता है, वो भूमि में इतनी क्षमता बनती है कि वो उस फसल पे आने वाले जो कीटक है या कोई रोग है तो उसका प्रबंध करती है। तो आप ताक से या छाछ से बना हुआ द्रावण का इस्तेमाल आप जरूर कर सकेंगे। अगर ये आप करके देखिए, प्रयोग की तौर पर आप दूसरे फसलों पे करके देखिए, आपको उसका तुरंत अनुमान आएगा। बाद में आप केली के ऊपर भी इसका प्रयोग कर सकते हो। जी रमेश चंद्र बेरा जी, आपका प्रश्न। जी सर, जी सर। जी ओम, मेरा सदन को नमन। आज की हमारी योग कक्षा बहुत अच्छी रही और हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने बहुत अच्छी जानकारी दी। सर, जो धान के संबंध में आपने कहा है, हमारे नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में जो है पूरी मचाकर धान लगाई जाती है और आपका कहना है कि जो है ज़्यादा मचाकर नहीं लगाना चाहिए।